My dear students of class 12th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ghulam Muhammad Sheikh, your political science teacher, presently posted as lecturer at Government Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today I am going to discuss with you the part of my previous topic that I have discussed with you in the last class, entitled as International Organizations in the Unipolar World, under which we have discussed so far the creation of the UNO. What were the factors that ultimately gave birth to this international organization known as United Nations Organization? And we have so far discussed that this world organization consists of six principal organs, and a number of other specialized agencies. Today, we will discuss one by one the principal organs of the UNO. जैसा आप जानते हो, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना काम काज शुरू करता है दुनिया में, starts its functioning from 24th October 1945. ये दुनियाई तंजीम, आलमी तंजीम 24 अक्टूबर 1945 से बाकायदा तौर पर अपना काम काज शुरू करता है, और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. सबसे मेन ऑर्गन इसके 6 हैं. सबसे पहला है इसका जनरल असेंबली. The first principal organ of the UNO is known as General Assembly. The General Assembly consists of all the members of the UN. पहली बात, जनरल असेंबली के कंपोजिशन के बारे में आप पहली बात याद रखेंगे. The General Assembly consists of all the members of the UNO. यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, वो सब मेंबर्स हैं पहले जनरल असेंबली के. जितने भी सॉवरेन स्टेट्स हैं दुनिया की, यूएनओ में जो कोई भी एडमिशन लेता है, इसे एडमिशन लेना है जनरल असेंबली के लिए. फिर इसके आगे वो किसी भी ऑर्गन का कोई भी बड़ा मेंबर बन सकता है, लेकिन पहले इसे बेसिक मेंबर बनना पड़ता है जनरल असेंबली का. तो पहली बात आप ध्यान में रखेंगे with regard to the composition of General Assembly, that the General Assembly consists of all the members of the UNO. At present, its membership is 193 member countries. जब मेंबर की बात करेंगे, ये मेंबर कंट्रीज है, ये मेंबर कंट्री है, मेंबर स्टेट है. यूएनओ के जितने भी मेंबर्स हैं, एक मेंबर स्टेट हुआ करता है. 193 मेंबर्स एट प्रेजेंट. इस वक्त इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं जो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं. 193 मेंबर स्टेट्स. Each member state can send 5 representatives in the General Assembly, but only with one vote. हर मेंबर स्टेट जनरल असेंबली में अपने 5 नुमाइंदे भेज सकता है, लेकिन 5 नुमाइंदे मिलकर एक वोट बनाते हैं. Counts only for one vote. In the General Assembly, all the member states, whether big or small, meet on the principle of sovereign equality of all the member states. Dear students, अब जानते हो दुनिया में
जितनी भी सॉवरेन कंट्रीज है, कोई आबादी के अल्लाह से बड़ा है, कोई आबादी के अल्लाह से छोटा है, किसी का एरिया कम है, किसी का एरिया बड़ा है, एरिया के लिहाज से भी बड़े और छोटे ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से भी बड़े और छोटे ममालिक मौजूद हैं, लेकिन सभी सॉवरेन स्टेट्स हैं और जनरल असेंबली में ही मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सिर्फ मुल्क सॉवरेन होना चाहिए, खुद मुख्तार ममालिक की इक्वलिटी की बुनियाद पर जनरल असेंबली में सब मेंबर स्टेट्स मिलते हैं, हैविंग इक्वल स्टेट्स। The General Assembly elects its president and vice president for each session. हर सेशन के लिए ये अपने एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। जब ये सेशन खत्म होता है, अगले सेशन के लिए फिर नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ये चंद बातें थी रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली। अब देखने की कोशिश करेंगे इसके फंक्शंस। सबसे बड़ा फंक्शन, द फर्स्ट मैन फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली इज द जनरल असेंबली कैन डील विद ऑल मैटर्स विद इन द स्कोप ऑफ यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में दिए गए जितने भी मामला हैं, इनके साथ जनरल असेंबली डील कर सकती है। यूएन मसौदा जो बनाया गया है, डिवाइस किया गया है, जो यूएन चार्टर है, इसने जितने भी मैटर्स दिए गए हैं, इन मैटर्स के साथ जनरल असेंबली डील कर सकती है। इसका पहला फंक्शन है। इट्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट कैन मेक रिकमेंडेशंस टू एनी मेंबर स्टेट और टू द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन एनी क्वेश्चन विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। अपने हद इख्तियारात के अंदर किसी भी मामले पर किसी भी मेंबर स्टेट से या सिक्योरिटी काउंसिल से ये रिकमेंडेशंस कर सकती है। It can make recommendations to any member state or to the Security Council on any question within its jurisdiction. इसके हद इख्तियारात में जो भी मामला आता है, इसके बारे में ये किसी भी मेंबर स्टेट को सिफारिश कर सकता है या इवन सलामती कौंसिल को उस मामले के बारे में सिफारिश कर सकती है। Its third important function, it considers principle of cooperation for the creation of world peace and security. दुनियाई अक़वाम में, दुनियाई ममालिक में, among the nations of the world, cooperation, देखिए दुनियाई वर्ल्ड पीस हमें मेंटेन करना है, इसको डेवलप करना है। ये एक मुल्क अपने बल पर नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए ममालिक की कोऑपरेशन चाहिए। इसी कोऑपरेशन के उसूल पर ये वर्ल्ड पीस को क्रिएट करने के लिए और सलामती को क्रिएट करने के लिए इट कंसिडर्स प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इस कोऑपरेशन के उसूल पर ये कंसिडर कर सकती है, गौर खोज कर सकती है, ताकि दुनियाई अमन और सलामती को कायम किया जाए। इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दोबारा मैं रिपीट कर लूंगा, इट कंसिडर्स प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इट्स नेक्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट कैन इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन। हर मुल्क में शहरियों को की जिंदगी को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया जाता है, उसे लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। हर मुल्क का अपना अपना लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को चलाने के लिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को रेस्टोर करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को चलाने के लिए इंटरनेशनल लॉ दुनिया में मौजूद है। और इंटरनेशनल लॉ को गवर्न करने वाला सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन है। इस इंटरनेशनल लॉ और इसकी कोडिफिकेशन को और डेवलप करने के लिए जनरल असेंबली स्टडीज इनिशिएट कर सकती है।
और उस स्टडीज की बुनियाद पर कैसे दुनिया के इस लॉ, कैसे इस दुनिया के इस इंटरनेशनल लॉ, कैसे दुनिया के इंटरनेशनल पीस और लॉ को और डेवलप किया जाए, इसके बारे में ये रिकमेंडेशन भी कर सकती है। I will repeat it again. It can initiate studies and make recommendations for the development of international law and its codification. ये इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है जनरल असेंबली के बारे में, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ तस्वर किया जाता है और इसके फंक्शंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल नाम से जाहिर होता है सलामती काउंसिल, दुनिया में सलामती को कायम करने वाली काउंसिल जो है। द मोस्ट important and powerful organ of the UNO is the Security Council. It consists of 15 member states. अगर आपसे कोई पूछे यूएनओ का सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन है, तो आप कहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर स्टेट्स। यही असली इंटरनेशनल पीस को मेंटेन और रेस्टोर करने का जिम्मेदार है। दुनिया की हालत वैसे ही जा रही है जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की एक्शन होती है। अगर ये ऑर्गन ज्यादा फाल हो, एक्टिव हो, तो दुनिया में ज्यादा अमन के चांसेस होते हैं। अगर इसको ज्यादा इनवैलिड किया जाता है तो दुनिया में कियोस एंड डिसऑर्डर पैदा होके इनसिक्योरिटी को जन्म दिया जाता है। अगर दुनियाई आज की हालत पर हम निगाह डालेंगे, दुनिया में अमन के मुतलाशी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन ज्यादा अमन दुनिया में कायम नहीं है। वो ये इसका सेहरा भी सिक्योरिटी काउंसिल को ही जा रहा है। शायद सिक्योरिटी काउंसिल लैग कर रही है, या इसके मेंबर स्टेट जितने भी हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, अपने इंटरेस्ट्स के बल पर वो काम कर रही हैं। इसलिए इंटरनेशनल पीस ज्यादा मेंटेन नहीं हो रहा है दुनिया में। सिक्योरिटी काउंसिल इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 5 are permanent members, 10 are non-permanent members, elected by the General Assembly for a period of 2 years. 15 मेंबर्स है इसके टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के। इसमें 5 मेंबर स्टेट्स परमानेंट है। परमानेंट का मतलब है जब से यूएनओ वजूद में आए तब से ये मेंबर्स है। जब तक सिक्योरिटी काउंसिल अपनी इसी हालत में रहती है तब तक ये परमानेंट मेंबर से तस्वीर किए जाते हैं। जब तक इसकी रिफॉर्म्स नहीं होती, रिफॉर्म्स में इसके परमानेंट मेंबर्स का लिस्ट भी बढ़ सकता है, पुराने ममालिक में से कोई डिलीट भी हो सकता है, नया ऐड भी हो सकता है। लेकिन जब तक ऐसी रिफॉर्मेशन नहीं होती है तब तक सिक्योरिटी काउंसिल के 1945 से लेकर आज तक जितने भी 5 मेंबर्स इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, वो तब से मेंबर्स हैं इसके सिक्योरिटी सलामती काउंसिल के, जब से ये वजूद में आई है तब तक रहेंगे जब तक इस प्रेजेंट शेप में मौजूद है। इन्हें परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है। बाकी 10 मेंबर्स 2 साल के लिए जनरल असेंबली ने इलेक्ट करती है ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years among the member states of the General Assembly 193। हर मुल्क बाय टर्म, बाय टेन्योर, बाय बारी बारी बनता है इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के मुद्दत के लिए। आफ्टर 2 years ऑटोमेटिकली इस मेंबर को रिटायर समझा जाता है, खुद एक्सपायर होता है। इसके 15 मेंबर स्टेट से
10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, elected by the General Assembly for a period of 2 years among the member states of the General Assembly. Among the member states of the General Assembly. 5 इसके permanent members हैं. They are England, France, United States of America, Russia and Republic of China. ये 5 member states इसके permanent members हैं. They are the permanent members of the Security Council. इस तरह से टोटल मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की 15 है. बट नो स्टेट कैन बी इलेक्टेड मेंबर फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. एक मेंबर स्टेट की नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट की टर्म 2 साल की मुद्दत खत्म होती है. अब 2 साल खत्म होने के बाद वो अगले टर्म के लिए मेंबर नहीं बन सकती है. लगातार मुसलसल 2 टर्म्स के लिए मेंबर नहीं बन सकते. ये चंद बातें थी इसके कंपोजिशन के बारे में. अब इसके फंक्शंस जानने की हम कोशिश करेंगे. जैसा सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ही जाहिर होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. आलमी अमन और सलामती को कायम करने का सेहरा सिक्योरिटी काउंसिल को जाता है. इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, असली यही रियल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड समझे जाते हैं. दुनिया के हालात इन्हीं ममालिकों के इंटरेस्ट के मुताबिक जा रहा है इस वक्त भी, क्योंकि इन्हीं के पास वीटो पावर भी है. एट द एंड जब इसके फंक्शंस हम पढ़ेंगे, इसके बाद मैं वीटो पावर पर थोड़ा आपके सामने डिस्कस कर लूंगा. ये वीटो पावर, लेकिन इनके वीटो पावर भी है. इन 5 मेंबर्स का एक स्पेशल पावर है जिसे वीटो पावर के नाम से हम जानते हैं. कोई भी रेजोल्यूशन तब तक पास नहीं होती है दुनिया में जब तक इन 5 मेंबर्स का यस उसके साथ न हो. कोई भी रेजोल्यूशन फेल होती है जिस रेजोल्यूशन के बारे में ये 5 मेंबर्स में से कोई भी मेंबर नो कहता है. इस स्पेशल पावर को वीटो पावर कहा जाता है. और ये वीटो पावर भी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स के पास है, 5 मेंबर स्टेट्स के पास है. इसका फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इट्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपल्शन देयर फ्रॉम कैन ओनली बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. इस यूएनओ में जनरल असेंबली का किसी और मुल्क को मेंबर बनना है, इस लिस्ट से किसी को डिलीट करना है, एक्सपेल करना है, यह ताकत भी सिक्योरिटी काउंसिल के पास है. इसका मेंबर कोई बनना चाहता है, नया मेंबर, इसके लिए रिकमेंडेशन आनी चाहिए थी सिक्योरिटी काउंसिल से. और कोई किसी मेंबर को एक्सपेल करना है, ये एक्सपेल करने का पावर भी सिक्योरिटी काउंसिल के पास है. It is the second most important function of the Security Council. Its third important function is it makes recommendations to the General Assembly for the appointment of the General Secretary. Security Council का एक अहम एक चेयरमैन के नाम, चेयरमैन उसका नाम नहीं है जैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होता है. इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल का लीड करने वाला एक चेयरमैन जैसा होता है, उसे जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है. इस जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट जनरल असेंबली करती है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. इट मेक्स रिकमेंडेशन टू द जनरल असेंबली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी. जनरल सेक्रेटरी ऑफ द, इसे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ भी कहा जाता है. यूएनओ का आम पोर्टफोलियो, जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का आम पोर्टफोलियो, जनरल सेक्रेटरी जो इसकी क़यादत करता है. इसको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, लेकिन प्योरली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है.
Its fourth important function is it can take any measure necessary to maintain or restore international peace. किसी भी मेजर को ये, किसी भी काम को ये हाथ में ले सकता है सिक्योरिटी काउंसिल, जिससे दुनियाई अमन को कायम किया जाए या बहाल किया जाए, कोई भी मेजर. It can ask the contesting parties to solve their conflict by peaceful means. ममालिकों के दरमियान कोई भी इशू हो, ये इन दोनों ममालिकों का कह सकता है कि आप अपना इशू को अमन वाले तरीकों से हल कर लो, जैसा नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, तहकीक करके, गुफ्त शनीद करके, दरमियानदारी करके. इसके पास ये पावर है. इट कैन आस्क द कंटेस्टिंग पार्टीज मीन्स कंटेस्टिंग ममालिक जिनके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट हो, इन दोनों ममालिकों से ये जोर देकर कह सकता है कि आप अपने इस इशू को, तनाजा को अमन के तरीके से हल कीजिए, नॉट बाय वॉर. टेबल पर आकर बाय वे ऑफ नेगोशिएशन, बाय वे ऑफ इंक्वायरी, बाय वे ऑफ मीडिएशन. नेक्स्ट फंक्शन जो अहम इसका है, द सिक्योरिटी काउंसिल में डिसाइड मेजर्स not involving the use of armed force to be employed to give effect to its decisions. कोई भी मेजर ले सकता है अपने फैसले पर अमल कराने के लिए, सिर्फ इसमें आर्म्ड फोर्स दाखिल न हो. इसके बगैर कोई भी फोर्स ये हाथ में ले सकता है, कोई भी ये मेजर हाथ में ले सकता है जिससे अपने फैसलों पर ये किसी भी ममालिक को मजबूर कर सकता है अमल करने के लिए. इसे मैं दोबारा रिपीट करूंगा. द सिक्योरिटी काउंसिल में डिसाइड मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स टू बी एम्प्लॉयड टू गिव इफेक्ट टू इट्स डिसीजंस. Its next most important function, the Security Council may take such action by air, sea or land force as may be necessary to maintain or restore international peace and security. बरी, बहरी, हवाई कोई भी एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल ले सकती है जिससे आलमी अमन को कायम किया जाए या आलमी अमन को फिर बहाल किया जाए. जब इसको पाँव तले रोंदा जाता है, रेस्टोर करने के लिए भी कोई भी एक्शन बरी, बहरी और हवाई एक्शन ले सकती है सिक्योरिटी काउंसिल. Its next important function is it shares with the General Assembly the functions of electing judges to the International Court of Justice and the right or request the court for advisory opinion on legal matters. International Court of Justice यह इसका यूएनओ का एक और अहम आर्गन है. Among the nations of the world, between the nations of the world, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर वो खुद आपस में हल करने में नाकाम रहते हैं तो ये केस कोई भी मुल्क इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले सकता है. बैनुल अक़वामी इंसाफ की अदालत. और इसके जजेस इलेक्ट करने में सिक्योरिटी काउंसिल शेयर करती है जनरल असेंबली के साथ. यानी जब भी इसके जज को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी हिस्सा लेती है. या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये रिक्वेस्ट भी कर सकती है, इसका राइट भी है फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स. कोई भी कानूनी मामला सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आता है और हल करने से पहले एडवाइजरी ली जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से. ये भी आशा कर सकती है ये सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि इस पर मुझे अपनी राय दी जाए डिसाइड करने से पहले लीगल मैटर्स पर. ये चंद मेन फंक्शंस थी इस सिक्योरिटी काउंसिल की. अपने इस लेसन के बीच में मैंने आपके साथ ये बात भी कही थी
कि जितने भी इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स, these 5 members are constituted to be the real leaders of the world. क्यों? इनका एक स्पेशल पावर है, उस स्पेशल पावर को वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। ये वीटो पावर क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। Veto power is a special power of the permanent members of the Security Council by which they can affect the decisions of the Security Council. सबसे पहली बात, ये एक खास ताकत है जो 15 मेंबर्स में से 5 मुस्तकिल सलामती कौंसिल के मेंबरों के पास है। इस ताकत को इस्तेमाल करके ये किसी भी फासले सलामती कौंसिल के फासले पर असरअंदाज होते हैं। To take decisions on any matter or issue, to take decisions on any important issue or matter, 9 votes, including 5 members, 9 votes, including 5 permanent members, are required. सलामती कौंसिल में कोई भी फासला लेने के लिए 9 मेंबर्स की वोटिंग जरूरी है। 9 मेंबर्स का वोटिंग में हिस्सा लेना जरूरी है। किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए उसके फेवर में 9 परमानेंट मेंबर्स वोट देने चाहिए। इसमें 5 मेंबर्स का होना लाजमी है। If any permanent members cast its veto, if any permanent members cast its if any permanent member casts its vote against the resolution, the decision cannot be taken. रेजोल्यूशन जब आ जाती है सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके लिए 9 मेंबर्स का कोटा इसके फेवर में होना चाहिए, जिसमें 5 मेंबर्स का होना लाजमी है। अगर इस रेजोल्यूशन के खिलाफ पार्लियामेंट 5 मेंबर्स में से कोई भी कास्ट अपना वीटो करता है अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। द रेजोल्यूशन इज सपोज्ड टू हैव बीन फेल्ड। रेजोल्यूशन को क्या समझा जाता है, ये फेल हो गई है। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड वीटो पावर। जो ये प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं किसी रेजोल्यूशन को पास होने से रोकने के लिए, 5 मेंबर्स, इस प्रैक्टिस को कहा जाता है वीटो पावर। वीटो क्या है? द टर्म वीटो इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड which means I say no. वीटो पावर, वीटो, ये वीटो लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका माने है I say no, मैं कहता हूं नहीं। और जब कोई भी परमानेंट मेंबर किसी रेजोल्यूशन के खिलाफ अपना वोट देता है, उस रेजोल्यूशन को पास होने से रोका जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि इस परमानेंट मेंबर स्टेट ने अपना वीटो इस्तेमाल किया है। इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल को डिसीजन लेने से रोका जाता है। इस प्रैक्टिस को वीटो पावर कहा जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे, एब्सेंस ऑफ एनी परमानेंट मेंबर फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूएनओ, फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट मीन that it costs its veto. अगर प्रोसीडिंग से कोई परमानेंट गैर हाजिर रहता है तो इसका यह माने नहीं लिया जाता है कि इसने वीटो पावर इस्तेमाल किया। नहीं, वीटो पावर प्रोसीडिंग्स में शामिल होके वीटो पावर एक्सरसाइज करने से होता है। जब रेजोल्यूशन के खिलाफ वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो रेजोल्यूशन फेल तस्वूर की जाती है और सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेने से कासिर रहती है। और ये वीटो पावर भी इन ही सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स को हासिल है। और यही 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यही असली लीडर्स तस्वूर किए जाते हैं दुनिया के ऑर्डर को
इस मेंटेन करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। जैसे भी ये 5 मेंबर्स ऑर्डर तरतीब देते हैं, वैसे ही दुनिया में ऑर्डर वजूद में आता है, और ये इंटरनेशनल इस ऑर्डर को मोड़ने में भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और कहा जाता है दीज 5 core members आर द रियल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चंद बातें थी जो मैंने जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में और फंक्शन के बारे में आपके सामने रखी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप अपनी किताबों से भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई डिफिशेंसी रही होगी, आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, और इंशाल्लाह मैं भी आपकी हर डिफिशेंसी को दूर करने की बड़ी कोशिश करूँगा। इसके जितने भी और प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, that we will discuss inshallah in our next class. Thank you. Have a nice day.